अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन किराम, फैसलाबाद का इलाका है समुंदरी रोड। ज़िंदगी अपने मामूल के मुताबिक रवां दवां है। मूंगफली के चंद दानों पे तनाज़ा होता है और फिर कुछ लम्हों बाद फायरिंग की आवाज़ आती है। फायरिंग की जद में आकर एक नौजवान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाता है, जबकि उसका हकीकी भाई ज़ख्मी हो जाता है। फैसलाबाद पुलिस हरकत में आती है और कातिलों को गिरफ्तार कर लेती है। क्या वाक़या है, क्या हुआ, कातिल कौन था, झगड़ा किस बात पे हुआ, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में डगरावा रोड पर, जहां इस्माइल नामी नौजवान को मूंगफली के चंद दानों की खातिर जो है वो कत्ल कर दिया गया, जबकि उसका भाई ज़िंदगी और मौत की कशमकश में अस्पताल में है। मेरे साथ उनके कुछ अजीज़ मौजूद हैं, अहले इलाका हैं, जो यक ज़ुबान हैं कि इंसाफ होना चाहिए और होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। बात करते हैं, भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम जी, गुलरेज़ नाम है मेरा। गुरेज़ भाई, आप अजीज़ हैं इस्माइल के? जी, इस्माइल मेरे मामू का बेटा है, मामूज़ाद भाई है मेरा। अच्छा, पहले हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि बुनियादी तौर पे हुआ क्या, ये कातिल जो हैं ये कौन हैं, क्या इनका कोई पहले से झगड़ा था या सडन हुआ, ज़रा तफसील से, ताकि हमारे नाज़रीन को समझ में आ जाए कि ये इंसिडेंट हुआ क्या था। इनके ये जो समुंदरी रोड के ऊपर कोई 4 मरले या 3 मरले की जगह है, रेंट पे ली है। वहाँ पे कोई थोड़ी सी लकड़ियाँ पड़ी हैं, वो बेचते हैं, और साथ में बिल्कुल उस टाल के सामने जो है ना, इन्होंने रेड़ी लगाई है। मतलब ये मकई का दाना हो गया या मूंगफली का सीज़न है आजकल, तो मूंगफली लगाई हुई थी। इस्माइल जो है बज़ाते ख़ुद वहाँ पे मौजूद नहीं था उस टाइम पे जब ये तल्ख़ कलामी हुई है, क्योंकि उसकी बहन की शादी थी ये 2 दिन पहले। जिस दिन उसका जनाज़ा था उससे अगले दिन जो था ये तय था कि इसकी बहन की शादी है, तो वो तैयारी में लगा था। इब्राहिम जो कि ज़ख्मी हॉस्पिटल में पड़ा है, ये वहाँ पे मौजूद था। तो इनके टाल के साथ ही एक कार मैकेनिक है, मुदस्सर नामी शख्स जो है, तो ये मुदस्सर शख्स जो है इस्माइल और इब्राहिम का घर से जब खाना आता था ना, तो मुदस्सर के बगैर ये खाना भी नहीं खाते थे। उसको साथ बिठा के खाना खिलाना, गर्मी में अगर उसका लेटने को दिल किया चारपाई पे, वहाँ पे लेट रहा है, पंखा यूज़ कर रहा है, पानी यूज़ कर रहा है, सारा कुछ बड़ा इनका मतलब आपस में था। लेकिन ये जो मुदस्सर लड़का है ये ड्रग्स वगैरह का आदी था, तो जिसकी वजह से पहले भी इस तरह के केसेस हुए हैं। अपने घरों में इस तरह के बंदों ने जो है ना अपने ख़ानदान वालों को कत्ल कर दिया। ये आया रेड़ी पे से मूंगफली उठाई है कोई मतलब एक बार से ज़्यादा, तो उस पे उसने उसे कहा कि यार आपने ये, मैंने शाम को अपने वालिद साहब को हिसाब देना होता है, तो महंगाई पहले इतनी ज़्यादा है, तो आप बराए मेहरबानी आप इस तरह ना करें, अगर चाहिए मुझसे पैसों से ले ले आप वहाँ पे। ये इब्राहिम की उससे बात? इब्राहिम की उससे बात हुई। इस बात पे वो तैश में आ गया कि तेरी जुर्रत कैसे हुई, तू मुझे जानता नहीं है। उसने कहा कि भाई मैंने कहा आपको कोई गाली तो नहीं दी, कोई गलत बात तो नहीं की है, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी, मैं मज़दूर बंदा हूँ। तो वो कहता है कि भाई इस बात पे खैर वो तल्ख़ कलामी हो गई उस टाइम पे उनकी, या मतलब हाथापाई हुए को थोड़ा बहुत। तो जाते हुए मुदस्सर ने कहा कि भाई मैं अभी ना तेरा बंदोबस्त करता हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे जो इब्तदाई मालूमात है हमारी, ये उस बंदे के पास गया है जो कि मंशियात फ़रोश है। वो सिर्फ यानी कि आप ये कह लें कि पिस्तौल या गोली से लोगों को कत्ल नहीं कर रहा, वो ड्रग्स से भी लोगों को कत्ल कर रहा है, फैसलाबाद के शहरियों को वो घर उजाड़ रहा है। ये मुदस्सर नामी बंदा जो है वो वहाँ पे गया है, उसने उसे साथ लिया है, कार में आए हैं बाकायदा। ये 2-3 लोग, एक ड्राइव कर रहा था, 2 बंदे ये थे, इनके पास लोडेड असला था। इस दौरान इस्माइल को फ़ोन किया इब्राहिम ने कि भाई इस तरह का मामला हुआ है, और वो बंदा जो गया है ख़तरनाक इरादे से मुझे लग रहा है, और उसकी जो हालत जो थी ना वो भी वो मतलब नॉर्मल नहीं लग रही थी। हमें कुछ लोगों ने बताया कि जब ये उनकी आपस में बहस हो रही थी तो इस मुदस्सर ने उसका जो है वो काफ़ी सारा नुकसान किया, टोकरी वगैरह को हाथ मारा, फेंका सारा कुछ नीचे, मतलब ना वो तैश में आ गया था। मैंने आपसे मुख्तसर कहा तैश में आगे, तफसील ये है कि उसने उसका वो गिरा दिया सारा सामान वगैरह। तो इब्राहिम ने कॉल की इस्माइल को। इस्माइल चूँकि मसरूफ़ था, शादी का जो था प्रोग्राम था, उनकी सिस्टर की शादी थी इन मामलात में, तो इस्माइल ने कहा कि भाई आप झगड़ा नहीं करो, तो कोई बात नहीं, हमारा हमसाया है, हो जाता है। उसने कहा भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, वो ज़्यादती कर रहा है, अभी भी गया धमकियाँ देता हुआ मुझे, तो आप फ़ौरन पहुँचो, मुझे तो डर लग रहा है उससे। तो इस्माइल ने कहा जी मैं। इस्माइल जब पहुँचा वहाँ पे, तो तब ये मुदस्सर नामी बंदा जो तब का गया हुआ था अभी तक वापस नहीं आया था। इस्माइल ने वहाँ पे वो लकड़ियों को तरतीब से रखना शुरू कर दिया, काम शाम। इतनी देर में वो आए हैं, गाड़ी से उतरे हैं,
और उतरने के बाद उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग के नतीजे में इस्माइल जो है उसे 5-6 गोलियां लगी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी गालबन आ गई होगी। तो मौका पे ही वो शहीद हो गया, बेगुनाह शहीद हो गया। और जब ये सूरत हाल फायरिंग देखी उसने इब्राहिम ने, तो अपने भाई को बचाने के लिए जब वो दौड़ा तो उसके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी फायरिंग की, लेकिन जो इंजरी जिस बुलेट ने की है वो एक है जो थाई में लगी है। बाकी जो है ना ये टखने वगैरह यहाँ पे मतलब वो छू के गुजर गई हैं, निशानात हैं उन गोलियों के। तो दोनों मौका पे गिर पे सुकून से बैठे हैं वो कार में, ऐसे गए हैं जैसे कि वो आदि मुजरिम होते हैं, बिल्कुल जैसे कि पहले भी उन्होंने कई इस तरह के काम किए हों। तो जुल्म हुआ है। बताइएगा, उधर उस वक़्त मौका पर ये 2 भाई मौजूद हैं, तो जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट होता है वो क्या कोई फिर आम शहरी थे, करीबी लोग थे जिन्होंने घर वालों को या पुलिस को इत्तला दी? फिर उसके बाद क्या हुआ? ये जो लोग थे कोई पास नहीं आ रहा था, खौफ की वजह से? खौफ की वजह से, या कि मतलब हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं, लोग डर रहे थे, दहशत फैल गई थी उस इलाके में पूरे में। तो जो ज़ख्मी इब्राहिम था इसने कॉल की घर पे कि भाई, इसने ज़ख्मी हालत में खुद घर पे कॉल, इसने जेब से मोबाइल निकाला, इसने कॉल की कि भाई इस तरह का मामला हो गया है। बाकी तफसील आप बाद में देखें, लेकिन फौरी तौर पे पहुँचें। तो घर में से मतलब फ़ोन एक दूसरे को किए, जो चचाजाद थे या जो भी वहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन इनके पहुँचते हुए वहाँ पे रेस्क्यू की जो टीम है वो पहुँच चुकी थी मौका पे। तो जब जाके उन्होंने देखा तो एक ज़ख्मी हालत में था, दूसरा डेड था। उसके बाद बॉडी को ले जाया गया हॉस्पिटल में, तो बाकी की कार्रवाई जो है फिर उसके बाद हुई सारी। फिर उसके बाद ख़ानदान की तरफ से, इलाका मकीनों की जानिब से, कबीले की तरफ से एक एहतजाज भी देखने में आया, क्योंकि उस वक़्त ये फ़रार हो गए थे मुल्ज़िमान जो हैं। अब जबकि पुलिस ये दावा कर रही है कि उसने मुल्ज़िमान पकड़ लिए हैं, क्या कहते हैं आप? जी, आपने बात की है लोगों की, अजीज़ व अकारब की, तो पूरे पाकिस्तान में हम ज़िला मोहम्मद तहसील साफ़ी से ताल्लुक़ रखते हैं और साफ़ी कौम जो है वो पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। और फैसलाबाद जो है ये हमारा गढ़ है। फैसलाबाद में हज़ारों के हिसाब से हमारे यहाँ पे घर है। तो लोग जो थे वो बड़े गुस्से में थे, लोग जो थे वो अफसरदा ही थे, सिर्फ अफसरदा ही नहीं, मुश्तइल थे, बल्कि गुस्से में थे। लोग गुस्से में थे, लोग बहुत मुश्तइल थे। लेकिन हमारे फैसलाबाद में जो तंजीम है हमारी, उनके जो हमारे मशरान हैं, हमारे जो बड़े हैं, उन्होंने मिन्नतें की लोगों को बड़ा मतलब ना तरीके और बड़े हिकमत से उन्होंने लोगों कूल डाउन किया कि रुक जाए, किया कि आप रुक जाएं बराए मेहरबानी। रियासत मौजूद है, रियासत कर रही है कार्रवाई और हमें उम्मीद है रियासत से इंशाल्लाह सारा कुछ होगा। तो मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अभी तक लोग फ़ोन कर रहे हैं, लोग ताज़ियत कर रहे हैं, लोग गुस्से और अफसोस का सख्त इजहार कर रहे हैं। ज़ाहिर है ख़ानदान है, कबीला है, मुल्ज़िमान अरेस्ट हो चुके हैं, पुलिस ये कह रही है। और आप क्या चाहते हैं? अब अगर आपको इस वक्त हमारे आला हुकाम सुन रहे हैं, IG पंजाब सुन रहे हैं, CM साहिबा सुन रही हैं, क्या उनकी फ़ैमिली इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट की तरफ क्या देख रही है? जी, इस पे तो हम सिर्फ ये कहेंगे, हमारी दरख्वास्त है CM साहिबा जो है मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा और IG पंजाब उस्मान अनवर साहब हैं, RPO फैसलाबाद हैं और दीगर जो इदारे और अफसरान हैं हमारी उनसे ये दरख्वास्त है, और ख़ास तौर पे मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा से, कि वो भी एक माँ हैं और जब तक इस्माइल को इंसाफ नहीं मिलता उसकी माँ रोज़ाना मरेगी। नाज़रीन, बहुत मुश्किल होता है और ये शायद बहुत मुश्किल काम है। कोई लफ्ज़ तसल्ली जो है वो उन ज़ख्मों पर मरहम नहीं रख सकता जो रिस रहे हों, जिनमें से खून आ रहा हो, और ये वही ज़ख्म हैं जो अपने किसी प्यारे के बिछड़ जाने से और ख़ास तौर पर नागहानी नाहक कत्ल से जो है ये ज़ख्म तब तक रिश्ते रहते हैं जब तक इंसाफ नहीं मिलता। और इलाका मकीन फैमिली मेम्बर्स सब की आपने जो है वो गुफ्तगू सुनी और सब यक ज़ुबान है कि नाहक कत्ल हुआ है, और तब तक शायद सुकून और सब्र नहीं आएगा जब तक रियासत इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे नहीं कर लेती। नाज़रीन, बात हो रही है इस्माइल के कत्ल की और इब्राहिम के ज़ख्मी होकर अस्पताल पहुंचने की, और टीम मुजरिम कौन डिगरावा रोड पर मौजूद है, जहां पे इलाके की फ़िज़ा सोगवार है, हर आंख अश्कबार है और हर
لب پر ایک ہی سوال ہے کہ آخر انصاف کب ملے گا. عثمان خان میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عثمان. سب سے پہلے تو ٹیم مجرم کون کی جانب سے ہماری ہمدردیاں, ہماری تمنائیں ہیں کہ اللہ کریم خاندان والوں کو صبر دے. کیا ہوا تھا یہ اسماعیل, اتنا پیارا بچہ, اتنا خوبرو جوان, بہن کی شادی ہے 2 دن کے بعد اور قتل کر دیا گیا, کیوں؟ دیکھو شعیب بھائی, ہم تو شادی کی خوشیوں میں لگے ہوئے تھے, تیاریوں میں لگے ہوئے تھے. ہمیں کیا پتہ تھا, مہمان بھی آئے تھے کافی, کیونکہ مہندی تھی, مہمان بھی کافی آئے ہوئے تھے. ہم تیاریوں میں تھے. یہ اسماعیل بھی اپنی سسٹر کا کمرہ جو ہے نا وہ مسحری وغیرہ سجا رہا تھا. تو اس کو ایک کال آئی ہے, کال موصول ہوئی ہے کہ بھائی آ جاؤ یہاں پہ, جو ہے نا کافی جو ہے نا تیش میں ایک بندہ گیا ہے جو کہ یہاں پہ نقصان بھی کر گیا, مونگ پھلی کی ٹوکری بھی پھینک گیا ہے, تو آپ یہاں پہ آئے. تو ہم نے اسے کہا اسماعیل کو کہ یار ہم ساتھ چلیں. کہتا نہیں یار کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, میں خود جا کے سولو کر لوں گا, میں سولو کر کے جو ہے نا آ جاتا ہوں. لیکن بعد میں جو ہمیں خبر ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ اسماعیل شہید ہو گیا اور اس کو ہم ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں. اب ہاسپٹل پہنچے. عثمان, مجھے سب سے پہلا میرا جو سوال ہے بنیادی طور پر, آپ ہمارے بھائی بھی ہیں, جس وقت یہ وہ جو تو تکرار اور جو لڑائی جب اس نے نقصان کیا, ٹوکری اٹھا کے پھینکی, تو کیا اس وقت 15 پہ اگر کال کر دی جاتی تو کیا کچھ حالات ڈیفرنٹ ہوتے؟ یہ دراصل 2 بھائی تھے, دونوں ہی فریکچر. گھر ان کا ڈگراما روڈ پہ ہے. یہ جو ان کے گھر سے یہ لوکیشن ہے ان کی ریڑھی لگانے والی, وہ عبداللہ پور, یہاں سے آپ کو پتہ ہے کوئی 3-4 کلومیٹر کی دوری پہ ہے. تو ایک تو زخمی تھا, اور زخمی نے ہی کال کی ہے اپنے پیچھے ریلیٹیو اپنے بھائی کو کہ یار ہم اسماعیل کو بھی فائر لگے. اور زخمی جو ہے اس کو ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آپ کا بھائی شہید ہو گیا, اس کو ابھی تک نہیں بتایا. وہ ابھی اپنی دردوں میں جو ہے نا ان کے ساتھ فائٹ کر رہا ہے. ابھی تک نہیں پتا, ابھی تک نہیں پتا کہ میرا بھائی اس دنیا سے جا چکا ہے, اس کو نہیں پتا. اور ہم تو اس دکھ میں کہ مہمان آئے شادی کے لیے تھے اور یہاں پہ جنازہ اٹینڈ کر کے چلے گئے, وہ شادی جنازے میں تبدیل ہو گئی. کہ ہم یہ ہمارے معاشرے کو کیا ہوتا جا رہا ہے عثمان. چند دانے مونگ پھلی کے وہ اٹھاتا ہے, اور ظاہر ہے ایک غریب آدمی ہے جو دیہڑی لگاتا ہے, اس نے اس سے احتجاج کرنا ہے کہ بھائی میں نے اپنے باپ کو, میں نے اپنے خاندان کو حساب دینا ہے, نہ کرو. تو کیا یہ چیزیں, یہ میٹیریلز جو ہیں, یہ مونگ پھلی, یہ کیلے کبھی اور کبھی کچھ, یہ ہمارے معاشرے کی جو ہے وہ نیگیٹو پہلو ہمارے سامنے لاتے ہیں کہ لوگوں میں اتنا برداشت نہیں ہے, لوگوں کی وہ اندر کی بدماشی, لوگوں کے اندر کا حیوان اتنی جلدی جاگ جاتا ہے کہ ذرا سی بات پہ وہ کسی کی بھی جان لے لے. کھلی چھٹی ہے یہاں پہ. دیکھیں جی, ہم تو بڑے خوش ہوئے تھے اپنے اداروں, اپنی ریاست سے جو انہوں نے قانون نافذ کیے, کہ اس طرح کے قانون انہوں نے نافذ کر دیے. ہمیں لگا تھے ہم یہاں پہ جو ہے نا کھل کے گھوم سکتے ہیں, محفوظ ہیں. ہمیں اس طرح کی توقع تھی نہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح کے جو قانون نافذ ہوئے ہیں, اس طرح کے دور میں بھی ہم پہ یہ اٹیک ہوگا. یہ ہم پہ اٹیک نہیں ہوا, یہ ریاست پہ اٹیک ہوا ہے. یہ ریاست پہ اٹیک ہوا ہے. دیکھیں, ہم تو کسی کو تھپڑ مارنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتے ہیں کہ یار اس کو تھپڑ ایک ماریں گے تو وہ آگے سے 10-20 تھپڑ آئیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ تو پسٹل, ناجائز پسٹل اٹھا کے اس نے ایک بندہ شہید کر دیا, ایک زخمی کر دیا. اب اس کی ایک بیٹی ہے, اس بیٹی کی زندگی کو اگر ڈیپلی آپ سوچیں کہ وہ بیٹی کی زندگی یہ کیسے گزرے گی باپ کے بغیر. اس نے پیدا ہوتے ہی یتیمی کا لیبل جو ہے وہ اپنے ماتھے پہ لگا لیا. اس کو ساری عمر جو ہے وہ یہ نہیں پتہ چلے گا کہ میرا باپ کس جرم میں, کیا گناہ تھا اس کا کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا. عثمان, میرے بہت سارے پختون دوست ہیں, آپ میرے بہت پرانے دوست ہیں. تمام قبیلہ, تمام پختون جو ہیں وہ یک زبان ہے کہ ہمیں اپنی ریاست پہ بھروسہ ہے, ہم اپنی ریاست کے قانون کو ماننے والے ہیں, ہم قانون کا احترام کرنے والے ہیں. کیا امیدیں ہیں, کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ریاست سے, ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں سے, کیا کہتے ہیں آپ جب وہ گرفتار ہو گئے ہیں تو اب کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ وہ خود بھی ایک ماں ہے, اور وہ ان کو پتہ ہے کہ جس نے پسٹل نکال کے ایک بندے کو شہید کیا ہے یہ ہمارے خلاف, ایک ریاست کے خلاف. اور یہ تو فیصلہ آباد تو آپ کو پتہ ہے رانا ثناء اللہ کا گھر ہے. یہ دہشت گردی رانا ثناء اللہ کے اپنے گھر میں ہوئی ہے, تو کیا وہ اس پہ ایکشن نہیں لیں گے؟ وہ ان کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچائیں گے؟ وہ ایسے ہی دیکھتے رہیں گے یہ تماشا کہ یہ
खुल्लम खुल्ला रियासत को एक चैलेंज दे रहे हैं कि हमने बंदा मार दिया, ठीक है, और अभी भी ये ज़िंदा रहेंगे चंद दानों की खातिर। और चंद मूंगफली के दानों की खातर क्या ये अभी भी ऐसे ही मतलब कि ज़िंदा रहेंगे? ये जेलों में इनके बाप मजूर हैं, वो क्या अभी तरीक़ों पे जाके भुगतते रहेंगे? एक अजियत, एक तकलीफ़ ये कि एक बेटा चला गया दुनिया से, एक ज़ख्मी, खुद वो अपाइच हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में ये हमारा इदारा क्या चाहेगा कि एक पहले तकलीफ़ में दूसरी तकलीफ़ हम इनको ये कचहरियों के धक्कों में इनको मतलब लगा दें, हम सारी ज़िंदगी ये कचहरियों के धक्के खाते रहें, अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगते फिरें? नाज़रीन किराम, मैसेज लाउड एंड क्लियर है। तमाम कबीला, तमाम बरादरी, तमाम अहले इलाका, बात पंजाबी और पख्तून की नहीं है, ये पूरा इलाका इस वक्त जो है वो सोग में है। और तमाम अहले इलाका जो है उनकी ज़ुबान पर एक ही मुतालबा है कि इन कातिलों को ऐसी सज़ा दी जाए कि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो कि किसी भी इस्माइल को जो है वो कत्ल करे और इब्राहिम को ज़ख्मी करे। नाजरीन, बात हो रही है नाहक कत्ल की और टीम मुजरिम कौन फजल अमीन के साथ मौजूद है, जो मकतूल का बड़ा भाई है। नाज़रीन इकराम, ऐसे लफ्ज़ नहीं हैं जो इनके ज़ख्मों पर मरहम रख दें, लेकिन रियासत मरहम ज़रूर रख सकती है इंसाफ देकर, और इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे करके कोशिश करते हैं कि एक दुखी गम में डूबे हुए भाई से बात कर सकें। अस्सलाम वालेकुम फ़ज़ल, सबसे पहले तो अल्लाह करीम आपके भाई को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। वो नाहक कत्ल हुआ, बताइएगा ये क्या वाक़या पेश आया, आप तब कहाँ थे और आपको कैसे पता चला इस सब का? भाई मैं मंडी में था, मैं भी अपनी बहन की शॉपिंग कर रहा था उस टाइम में। तो मैंने काफ़ी 2-3 चीज़ें ऐसी थी मैंने भेजनी सी रक्शे पे, तो फिर मैं चले गया अपने काम पे। तो मुझे रास्ते में फ़ोन आ गया, तो रास्ते में फ़ोन आया, कहते ऐसा काम हुआ। मैंने कहा यार शायद कोई और भी हो सकता है, इस्माइल इब्राहिम। तो मैंने 2 मिनट बंद किया, 2 मिनट बाद फिर भाई आया, कहता यार आपको पता भी नहीं है वो हॉस्पिटल में है। तो भाई मैं सीधे बस जैसे भी मैं गया हूँ, अल्लाह ने मुझे पहुँचाया उधर। तो मुझे ये था कि भाई ज़ख्मी है सिर्फ, तो मैं रो के मतलब हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। तो उधर मैंने देखा बस इस्माइल ख़ान इसकी शहीद हो गया था, भाई ज़ख्मी था। तो उसके बाद मुझे नहीं पता, मैं ये 4-3-5 दिन हो गए मैंने अब तो मैंने अपने आप को मजबूत किया है, सिर्फ माँ बाप के लिए, और भाई है छोटे ही हैं, तो इसलिए बाकी दम नहीं है जिसमें। अल्लाह का हुक्म होता है ना फजल, हम अल्लाह के हुक्म के आगे कुछ कर नहीं सकते। ये चीज़ें तय हैं कि अल्लाह करीम को कैसे मंजूर है। आपका सब्र शायद अल्लाह करीम आजमाना चाहता है। अल्लाह करीम शायद आपके हाथों अपने वालिदैन को सब्र दिलवाना चाहता है। अल्लाह करीम सारे ख़ानदान को सब्र दे। एक छोटा भाई है जिसे हाथों में खिलाया हुआ होता है, जब उसकी डेड बॉडी उठानी पड़ती है तो क्या तकलीफ़ थी तब? क्या दिमाग मौजूद था भी या ऐसे था जैसे मऊफ? नहीं, वाउफ है, बिल्कुल ऐसे ही है, दिमाग ही काम नहीं करता है। आप लोगों आइए, मुझे ये भी नहीं पता है किससे मैं बात कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताउन सब कर रहे हैं हमारे पास, हम सब भाई है। मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि ये कोई भी ना सोचें ये वो है। हमारा खून हमारा एक ही है, लेबॉर्ट्री में ले जाओ ना तो खून हमारा एक है। तो इंशाल्लाह हम भाई हैं और भाई तरह भी रहेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ मैंने पूरे इलाके से बात की है, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये फ़लाँ कबीला है, फ़लाँ बरादरी है। ये सब लोग कहते हैं कि ये हमारा सबका मुश्तरका दुख है। हर पंजाबी ये बात कर रहा है, हर बरादरी वाला ये बात कर रहा है। यहाँ वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि जी कोई पख्तून था या पंजाबी था, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ये तमाम इलाका, हमारी सब लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये जुल्म हुआ है और उस जुल्म पर तब तक आवाज़ उठाई जाएगी जब तक उस जालिम को उसकी सज़ा नहीं मिल जाती। आपकी आवाज़ अगर इस वक्त हमारी सीएम साहिबा सुन रही हैं, अगर आईजी पंजाब सुन रहे हैं, जो कातिल है वो पकड़ा तो गया है लेकिन अभी इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे नहीं हुए, अगर आपको वो सुन रहे हैं तो एक भाई अपने भाई की मैयत पे आला हुकाम को क्या कहता है? जी, बस मैं गुजारिश करता हूँ मरीम नवाज़ से, पहले से बहुत बेहतर काम जारी है, बेहतर हो रहे हैं, तो बहुत अमन भी हो चुका है। तो ये जो काम है ये भी इसको भी ख़त्म करे तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क और बेहतर है, इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा।
और हमें जो जिनके भाई शहीद हुए हैं, जिनके ये मामलात ना हो जाएं आइंदा ऐसे। सीएम साहिबा, अगर आप तक हमारी आवाज़ जा रही है, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब आईजी पंजाब, अगर आप तक मेरी आवाज़ जा रही है, तो आप खुदारा इस नौजवान की बात ज़रूर सुनिएगा। इसने दुख, कर्ब और तकलीफ़ की इस घड़ी में भी ये कहा है कि इसे अपने इदारों पे, इसे अपने मुल्क पे, इसे अपने लोगों पे मान है। इसके मुंह से वो कलिमात निकले हैं कि निज़ाम पहले से बेहतर हो रहा है। सीएम साहिबा, आप अंदाज़ा कीजिए कि एक नौजवान जो अपने भाई की मैयत पे बैठा हुआ है, वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है और आप उसके भाई के कातिलों को करार वाकई सज़ा दिलवा कर ये बात अपने तमाम सूबे के लोगों को, अपनी तमाम आवाम को ये बावर करवा सकती हैं कि वाकई में इनका ट्रस्ट जो है वो गैर मुतज़लज़ल है, इनका ट्रस्ट अपने इदारों पे, अपनी हुकूमत पे ठीक है। और जब तक जालिम को, कातिल को उसकी सज़ा नहीं मिल जाती, खुदारा आप भी चैन से मत बैठिएगा। नाज़रीन, फैसलाबाद में एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आता है जो देखते ही देखते पूरे मुल्क की ख़बरों की ज़ीनत बन जाता है। फैसलाबाद में मूंगफली के चंद दानों की खातिर एक नौजवान को नाहक कत्ल कर दिया जाता है, जबकि उसका हकीकी भाई ज़िंदगी और मौत की कशमकश में अस्पताल पहुंच जाता है। ये वाक़या कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए, हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस है। हमने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान में दीगर शहरों में कुछ ऐसे वाक़यात देखे जिसमें कदरे बड़ी चीज़ों के ऊपर लड़ाइयाँ हुई, दो सगे भाई जो हैं उनका मर्डर किया गया, लेकिन फौरी तौर पे इंसाफ हुआ और होता हुआ नज़र भी आया। फैसलाबाद के लोग हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं, हुकूमत की जानिब देख रहे हैं कि कब इस वाक़े में मुलव्वस मुलज़िमान को फौरी इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा और उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाएगी। कत्ल होने वाले पख्तून थे और पख्तून रिवायात के मुताबिक उनका ये कहना है कि किसी किस्म का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, आँख के बदले आँख, नाक के बदले नाक, जान के बदले जान, और उन्हें सुकून तब आएगा जब उनके बच्चे के कातिल अपनी जान से जाएंगे। मेरे साथ मकतूल के वालिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, अपना नाम बताइएगा। हैदर खान। हैदर साहब, सबसे पहले तो टीम मुजरिम कौन की तरफ से, सिटी 41 की तरफ से हम आपके साथ इज़हार ताज़ियत करते हैं। अल्लाह करीम आपको सब्र दे। बताइएगा ये हुआ क्या, इब्राहिम और इस्माइल के साथ जो हुआ, ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? बस एक दोनों आए, मूंगफली एक दफ़ा चुकी, दोबारा फिर चुकी। फिर बेटे ने मेरे कहा कहना ख्याल करो, ये मुफ्त नहीं आती, पैसे खर्चे हुए इस पर। फिर चुक के थले ज़मीन पर छोड़ती, ऊपर उसने पैर मले, ख़राब की। तो उन्होंने कहा रिज़्क़ है, क्यों ख़राब कर रहे, इमाने पैसे खर्चे। और बोल बोल करके वो चले गए। दोबारा फिर गाड़ी में आए थे हौसला लेके, तो उन्होंने दोनों गोली मार दी। एक बच गए से अल्लाह ने बचा दिया, वो ज़ख्मी है थे, इस्माइल खान थे, शहीद हो गए मौके पे। इस्माइल खान की जो है वो डेथ हो गई। हाँ जी, मौके पर। भाई साहब, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बेटे हैं, ते 4 बेटियाँ थे। उस दिन हफ्ते वाले दिन मेरी बेटी की भी शादी थी, तैयारी में था, उस्मान लेने जा रहा था। तो बस अल्लाह का काम, वहाँ बगैरत आ गए, नजायज़ जुल्म हुआ है। हमारे लिए इंसाफ होना चाहिए। क्या कहते हैं आप, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, अभी क्या कहते हैं आपका एक बेटा अपनी जान से गया, दूसरा ज़िंदगी और मौत की कशमकश में अस्पताल में है, आपका सारा ख़ानदान इस वक्त एक दुख की कैफियत में है और आपसे चला नहीं जाता, आपके चोट आई हुई है, आपकी रीढ़ की हड्डी मुतासर है। मरियम नवाज़ सीएम पंजाब हैं, आईजी पंजाब हैं, डॉक्टर उस्मान अनवर, वो अगर आपकी बात सुन रहे हैं, आपको इस वक्त सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? हमारे साथ इंसाफ हो जाए, इंसाफ। आदमी पकड़ के कत्ल पकड़े, इसको ख़त्म करना चाहिए। मैं तारीख़ों के लिए नहीं हूँ, कमर मेरी टूटी तारीख भर के जाए। हाँ, ऐसा होना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। सीएम साहिबा, आप एक माँ हैं, आप एक माँ का दर्द समझ सकती हैं। एक बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ अभी 10 माह है, जिसे शायद ये नहीं पता कि उसके बाबा दिखते कैसे हैं, जिसे ये नहीं पता, और जो कल को सवाल पूछेगी कि किस जुर्म की पादाश में क्या हुआ था, ऐसा क्या गुनाह किया था मेरे बाप ने कि उसे नाहक कत्ल कर दिया गया।
सीएम साहिबा, आईजी पंजाब साहब, आप अरबाब इख्तियार में हैं, आपके हाथ में इस वक्त की डोर है। ये ज़ख्मों से चूर चूर ख़ानदान आपकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। आप इसका नोटिस लीजिए, आप कंफर्म कीजिए, आप इंश्योर कीजिए कि आप इस ख़ानदान के दुख का मदावा नहीं कर सकते, लेकिन आप फौरी तौर पर इंसाफ देकर इनके रिश्ते हुए ज़ख्मों पर मरहम ज़रूर रख सकते हैं। नाजरीन, टीम मुजरिम कौन मौजूद है फैसलाबाद में एसपी इकबाल टाउन सईद अहमद साहब के साथ, और उनसे जानते हैं इस दिलखराश वाक़े पे जिसने सोशल मीडिया पे हाइप पकड़ी। एक मूंगफली के तनाज़े के ऊपर जो है वो एक शख्स कत्ल कर दिया गया, दूसरा ज़ख्मी हुआ। अवाम ने पुरज़ोर मुतालबा किया, एहतजाज भी देखने में आया, और फिर फैसलाबाद पुलिस ने पेशा वाराना महारत को बरूए कार लाते हुए मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया। कैसे रिपोर्ट हुआ, कैसे ये सब वाक़या हुआ, जानते हैं एसपी इकबाल टाउन साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सर बताइएगा ये कैसे रिपोर्ट कैसे हुआ, और फिर रिपोर्ट होने के बाद नेशनल लेवल पे इसकी एक हाइप क्रिएट होगी, ये क्या वाक़या था? ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जी। हमारे समाजी अदम बर्दाश्त का एक ऐसा वाक़या है जो कि वाकई जिस पे मैं समझता हूँ कि हम सबको ना सिर्फ इसका एहसास करना चाहिए बल्कि अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये इसमें जो दोनों फ्रीकैन हैं, मरने वाले भी और जो मुल्ज़म पार्टी है, ये आपस में हमसाए थे। एक की मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान है, जो मुल्ज़म है मुदस्सर, और जो हलाक हुए, जहाँ बहक हुआ इस्माइल और उसका भाई इब्राहिम, ये वहीं पे इनकी लकड़ियों की टाल भी है। साबका कोई रंजिश नहीं थी। एक फौरी तौर पे एक वाक़या पेश आता है मूंगफली का, और इसमें वो पहले इनके दरमियान में हाथापाई होती है, और मुदस्सर जो है वो फिर गुस्से से जाता है और अपने एक नामालूम साथी को भी साथ बुला के लाता है, जो आते ही वो फिर दोनों भाइयों पे फायरिंग करते हैं, जिसके नतीजे में जो इस्माइल है वो मौके पे जाँ बहक हो जाता है, और जो दूसरा भाई है इब्राहिम वो ज़ख्मी होता है। इस वाक़े की इतला मिलती है पुलिस को, तो पुलिस फ़ौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करती है, मौके पे पहुंचती है, और ना सिर्फ ये कि फ़ौरी तौर पे अंदराजा मुकदमा करते हैं, वहाँ पे जितने भी हमने कत्ल के मुतल्लक टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करनी थी वो कलेक्ट की गई। और मैं आपको एक बात बताऊं कि पुलिस इसमें ये जो एक एहतजाज वाला पहलू सामने आया, ये एक एहतजाज वाला पहलू बजाय इसके कि आमतौर पे ये समझा जाता है कि एहतजाज करने से पुलिस किसी भी मामले को ज़्यादा सीरियसली लेती है। इससे पहले ही पुलिस सीरियसली ले चुकी थी, और जब एहतजाज करने वालों को मैंने जाके उनसे मिला हूँ और उनको पुलिस की काविशें बताई हैं और सबूत दिखाए हैं, तो और उनको बताया कि आपकी इस एहतजाज से मेरी मावनत नहीं हो रही, मेरे काम में रुकावट पड़ रही है, तो उनके जो जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन थे उन्होंने इस पे इजहार नदामत किया, और उन्होंने कहा जी कि ये वाकई हमें नहीं अंदाज़ा था कि पुलिस इस हद तक हमारे वाले मामले को सीरियसली लेके जा रही है। हम इस मामले में न सिर्फ हसासियत थी बल्कि हमने पेशा वराना महारत से भी फ़ौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया, और जो नामालूम मुल्ज़म था भी उसके भी क्वाइफ ना सिर्फ ट्रेस किए बल्कि दोनों मुल्ज़मान को 24 घंटों के अंदर गिरफ़्तार किया, उनसे आला कत्ल बरामद किया, उनको इंशाअल्लाह ताला कानून के मुताबिक सख्त तरीन सज़ा दिलवाई जाएगी। और पुलिस फैसलाबाद पुलिस ख़ुसूसी तौर पे जनाब RPO साहब की सरबराही में CPO साहब की कमान है, तो ऐसे तमाम मामलात में हम फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड भी करते हैं, हसासियत भी है और अपने फ़र्ज़ से वाकिफ़ भी हैं। सर ऐसे मामलात में उमूमन जो मुल्ज़िमान हैं वो राह फ़रार इख्तियार करते हैं, और कहीं किसी दूर दराज क्या ये फैसलाबाद से ही पकड़े गए हैं या कहीं दूर से पुलिस को जो है एफर्ट करके इनको पकड़ना पड़ा? ये इस मामले में पुलिस को बहुत सी जगह पे रेड करने पड़े और पुलिस ने काविश की, और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मामला अभी भी ज़ेर तफ्तीश है,
कुछ चीज़ों के पहलू अयान नहीं करने। मामले की हसासियत को देखते हुए सर हम उस सेंसिटिव पहलू तक जाएंगे भी नहीं। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो आपने बताया कि ये हमसाए हैं, एक ही इलाका है इनका और इनकी कोई पुरानी रंजिश भी नहीं थी, एक फौरी तौर पे एक मामला हुआ, वो इग्नाइट हुआ और उसके रिएक्शन में जो है वो एक इंसान अपनी जान से गया। तो क्या ये मुल्ज़मान है, ये इनका भी जो साबिका रिकॉर्ड है ये क्लीन है, ये कोई आदी मुजरिम या इस तरह के नहीं थे? नहीं, इनका कोई भी साबिका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया और ये भी गरीब लोग हैं और मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं और इसमें कोई साबिका रंजिश नहीं थी, कोई बाकायदा प्लानिंग नहीं की गई। ये फौरी तौर पे एक मामला बनता है और जज्बाती अंदाज में जब हम किसी भी मामले को हम बर्दाश्त के बगैर डील करते हैं तो फिर ऐसे वकूए, ऐसे सानेहात सामने आते हैं और इसमें समाजी तौर पे हमें अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है और बुरी तरह हम माशरती अदम बर्दाश्त का शिकार हैं और मामूली बातों पे ऐसे सानेहात सामने आ रहे हैं। इसमें हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। सर इसमें अब मुल्ज़िमान जो हैं वो ज़ाहिर है पुलिस के पास हैं, तो क्या इन्हें कानूनी तौर पे करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी ताकि हमारे शहर के, हमारे पंजाब के, ख़ास तौर पे फैसलाबाद के लोगों को ये ट्रस्ट उनका ये बिल्ड हो, उनका अपने पुलिस पे, अपने इदारों पे, अपने निज़ाम कानून पे जो है वो एक जो तेज़ी से खोता हुआ जो एतमाद है वो बहाल हो और उन्हें पता चले कि हमारे इदारे, हमारी पुलिस ये हमारी हिफाजत के लिए हैं और अगर हमारे साथ कोई इनजस्टिस होता है, कोई ज़्यादती होती है तो फिर कानून जो है वो अपना रास्ता ज़रूर बनाता है। जी, मैं आपकी मौजूदगी से मैं समझता हूँ कि फ़ायदा उठाते हुए आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद पुलिस अपने फ़र्ज़ से वाकिफ़ है और आरपी साहब इस मामले में कमान फरमा रहे हैं और हमारे सीपीओ साहब इस मामले को बड़ी ही ऐसे तमाम मामलात को बड़ी ही सीरियसली हसासियत से लेते हैं और वो बराह रास्त हर ऐसे मामले की ना सिर्फ वो लीड करते हैं बल्कि वो लम्हा ब लम्हा हमारे साथ होते हैं और वो बिलाशुबा एक इंतहाई ही प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हैं जिनको अल्लाह ताला ने इंतहाई हसास दिल की नेमत से नवाजा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे फैसलाबाद में कोई भी ऐसा हसास मामला नहीं है, ऐसा संगीन मामला नहीं है जिसमें पुलिस ने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। इकबाल टाउन डिवीज़न में अल्हम्दुलिल्लाह कोई डकैती विद मर्डर ज़ेर तफ्तीश नहीं है। मेरे पोस्टिंग के दौरान में इसी साल में 2 ऐसे सानियात हुए जिसके नतीजे में ना सिर्फ मुल्ज़मान ट्रेस हुए बल्कि वो मज़ाहमत करते हुए पुलिस की गिरफ़्तारी के दौरान फ़रारी की कोशिश में वो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं और ऐसे तकरीबन कोई 8 मामलात हुए हैं। इसमें हमारा कांस्टेबल अशफाक जो था उसने अपने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान में अपनी कीमती जान का नजराना पेश किया अमन अमान के लिए। उसके जो मुल्ज़मान थे वो भी अपने अंजाम को पहुंच चुका है और इंशाअल्लाह ताला अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए, उनकी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए हम फैसलाबाद पुलिस अपने आरपीओ साहब, सीपीओ साहब की कमान में अपना फ़र्ज़ अदा करते रहेंगे और आपको इंशाअल्लाह ताला ऐसी मिसालें मिलती रहेंगी। सर बताइएगा कि जैसे गवर्नमेंट की ख़ास तौर पे हुकूमत पंजाब की और आईजी पंजाब की ज़ेर निगरानी एक बाकायदा कैंपेन लॉन्च की गई है इस सूबे को डीवेपनाइज़ करने के लिए, असलहा फ्री करने के लिए। इस केस में जो वेपन यूज़ हुआ क्या वो लाइसेंस था या वो भी इल्लीगल आर्म्स में आता? ये तफ्तीश कर रहे हैं, जो वेपन है वो बरामद हो चुका है, इसको ट्रैक बैक करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको जो ऐसे वेपन्स की सप्लाई लाइन है उसको भी आप देखेंगे कि हम न सिर्फ ऐसी सप्लाई लाइंस को रोकेंगे बल्कि जो पीछे माफियाज़ हैं उन तक पहुंचेंगे। इस वाले केस से शुरू करते हैं और पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी माफिया ऐसी नहीं है
جس نے پنجاب پولیس کا فیصل آباد میں سامنا کیا ہو اور وہ اپنے انجام کو نہ پہنچ چکا کیا ہے۔ میسج دیں گے سر لوگوں کو، خاص طور پہ اقبال ٹاؤن کے جو لوگ ہیں، رہائشی ہیں، فیصل آباد کے لوگ ہیں، کس طریقے سے وہ تعاون کریں پولیس کے ساتھ، کس طریقے سے پولیس کا ساتھ دیں تاکہ پولیس اور شہری مل کر اس شہر کو پرامن اور خوبصورت بنا سکیں؟ میری فیصل آباد کے باسیوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ کو اگر کہیں پولیس کی کوتاہی نظر آتی ہے تو اس میں پولیس کی کوتاہی کم اور کمیونیکیشن گیپ زیادہ ہے۔ فیصل آباد پولیس انتہائی پیشہ ورانہ پولیس ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرد کی حساسیت کی نعمت سے بھی نوازا ہے، تو الحمدللہ ہم اپنے فرض کو پورا کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، اور اس کوشش میں نہ صرف یہ کہ جسمانی طور پہ اور ذہنی طور پہ اپنے فرائض میں مصروف ہیں، بلکہ جانوں کا قیمتی نذرانہ بھی دے رہے ہیں۔ اس کمیونیکیشن گیپ کو عوام اور جو پولیس ہے ان کے درمیان میں جو فاصلہ ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ پولیس اپنے فرض سے واقف ہے، اور عوام الناس سے یہی گزارش ہے کہ وہ کسی بھی ایسے شر پسند عنصر سے بہکنے کے بجائے وہ کسی بھی سینئر آفیسر تک اپنی آواز پہنچائیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور بجائے اس کے کہ کسی ایسا بندے کے جو ویوز بڑھانے کے لیے پولیس کی کاوشوں کو مٹی کر دے، تو اس کے بجائے آپ سینئر آفیسر سے رابطہ کریں۔ پولیس اپنے فرض کو بطریق احسن سر انجام دے رہی ہے، جانیں قربان کر رہی ہے، آپ نے صرف ان فاصلوں کو کم کرنا ہے، اور ہم اپنے فرض سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہم پہ رحمت کرے، ہمیں توفیق دے کہ اپنا فرض ادا کریں، اور عوام الناس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اس فاصلے کی خلیج کو ختم کرے۔ سعید بھی آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ایس پی اقبال ٹاؤن سعید احمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلاً بتا رہے تھے کہ ایک ایسا واقعہ جسے سوشل میڈیا پہ ہائپ دی گئی، فیصل آباد پولیس نے یہ ثابت کیا کہ وہ پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں ماہر ہے، ان ملزمان کو گرفتار کیا، اور اس کے ساتھ عوام کے لیے ان کا یہ میسج تھا کہ آپ اپنے اور اداروں کے درمیان میں جو کمیونیکیشن گیپ ہے اسے فل کر کے، اسے ختم کر کے، اسے کم کر کے اس شہر کو پرامن اور خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کیسے فیصل آباد میں تھانہ ڈی ٹائپ کی حدود میں قتل ہونے والے نوجوان کے ورثاء کا مطالبہ اور پولیس کا کوئک اور پرومپٹ ایکشن۔ اس سلسلے میں سی پی او فیصل آباد، ان کی ٹیم، ایس پی اقبال ٹاؤن اور خاص طور پر فیصل آباد میں تھانہ ڈی ٹائپ کے ایس ایچ او اور ان کی ٹیم قابل تعریف ہے کہ جنہوں نے مختصر وقت میں ملزمان کو نہ صرف ٹریس آؤٹ کیا بلکہ گرفتار بھی کر لیا۔ اب یہ عدالتی نظام اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں پر منحصر ہے کہ کتنی جلدی انصاف کے تمام تقاضے پورے کر کے قاتلوں کو قرار واقعی سزا دیں اور انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں۔ شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔